हाय एवरीवन, कैसे हो? सबको मेरी राम राम। आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये आपकी जेब नीति से जुड़ा हुआ है। देश के आर्थिक हालात पर आधारित ये वीडियो है और इस वीडियो को बड़ी गंभीरता से सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा। एक BS50 करके मैगजीन है, या यूं कह लीजिए कि एक सर्वे एजेंसी है जिसने अपनी रिसर्च टीम के माध्यम से भारत के आर्थिक हालात पर एक सर्वेक्षण किया है। और उस सर्वेक्षण में ये निकल के आया है कि इंडियाज इनकम इनइक्वालिटी एट 100 years हाई वर्स देन कॉलोनियल इरा। मतलब इंडिया की जो आज की आर्थिक अस्पृश्यता है, मतलब असमानता है। अस्पृश्यता बड़ा टिपिकल वर्ड हो गया, मैं असमानता कह सकता हूँ कि जो हमारे देश में मौजूदा हालात चल रहे हैं, जिस प्रकार से आर्थिक हालात पैदा हो गए हैं, वो हालात ठीक आज से 100 साल पहले जो कॉलोनियल इरा होता था, उस कॉलोनियल इरा को मीट कर रहे हैं। ये स्टडी से निकल के आया है। दूसरी चौंकाने वाली बात, द टॉप 1% ऑफ इंडियंस, 1%, यानी कि 150 करोड़ की आबादी में 1% लोगों के पास हमारे देश का मैक्सिमम आय का पैसा है, यानी इनकम का स्रोत है। द टॉप 1% ऑफ इंडियंस होल्ड द मैक्सिमम नेशनल इनकम शेयर एट 22 यानी 22.6% कंपेयर्ड टू की पीयर्स। हैरानी हुई सुनकर, और ये फैक्ट है। 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, और इस देश में 1% लोगों के पास पूरे देश की आय का, राष्ट्रीय आय का मैक्सिमम रिसोर्सेस अवेलेबल है, और मात्र 10% लोग इकोनॉमी को चला रहे हैं, हमारे देश की इकोनॉमी को। बाकी लोग कर्ज लेकर के जी रहे हैं, मर रहे हैं। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट तैयार हुई है। उस रिपोर्ट पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये दरअसल बड़ा ख़तरनाक माहौल है। हमारे देश का आर्थिक हालात बद से बदतर हो चुका है। अगर हम लोग अभी जागरूक नहीं हुए तो इस देश का बेड़ा गर्क तो हो ही चुका है, लेकिन और अधिक ना हो, इस बात के लिए हमें जागना होगा। क्योंकि सबको पता है पिछले 5 महीने में क्या चल रहा है इस देश का, इस देश की इकोनॉमी का। भारतीय शेयर बाजार में जिस प्रकार से गिरावट दर गिरावट चल रही है, उसको मैं कुछ पॉइंट्स पे आपके साथ शेयर करूंगा। ये आखिर समस्या आई कहाँ से और क्यों आई। भारत के लोगों ने पिछले साल, याद करिए, ये उस समय की बात बता रहा हूँ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये दोनों लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ था, और रिजल्ट आने के एक दिन पहले या 1-2 दिन पहले किसी भारतीय मीडिया चैनल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों ने एक
जिम्मेदारी भरा बयान दिया था, और वो बयान ये था कि 4 जून के बाद शेयर बाजार सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई, यानी भारत के जो लोग हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 4 जून के बाद शेयर बाजार सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। मतलब उन्होंने साफ इशारा किया था कि आप लोग अपना पैसा शेयर बाजार में लगाओ। उन्होंने अपनी मेहनत की सारी कमाई, ये सुनते ही, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, लोगों ने थालियाँ बजाई। मोदी ने कहा अपने अपने घरों के बाहर निकल के सब अपने अपने घरों की लाइटें बंद करके टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च जलाओ। लोगों ने जलाया, आप लोगों ने भी जलाया होगा, याद होगा। ठीक इसी प्रकार से चुनाव रिजल्ट आने के, लोकसभा चुनाव 4 जून को रिजल्ट आना था, उसके 1-2 दिन पहले उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था कि शेयर बाजार में बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। तब इससे क्या हुआ, देश की जनता, भैया भारत देश का प्रधानमंत्री बोला है तो इसका मतलब कुछ तो होगा। तो लोगों ने क्या करा, अपनी जो जमा पूंजी थी, अपनी मेहनत का गाढ़ी कमाई जो थी, उन्होंने शेयर बाजार में निवेश कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था। लेकिन पिछले 5 महीनों में शेयर बाजार की गिरावट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश के लोगों को मौजूदा मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ठगा है। मैं उसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। BSE सेंसेक्स में पिछले 5 महीनों में 15% की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। पिछले 5 महीने में मिड कैप और स्मॉल कैप जो फंड होता है, जो फाइनेंशियल इक्विपमेंट में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, उनको मालूम होगा, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में 20% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर जो छोटे मझोले निवेशक होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। निवेशकों को कुल 94 लाख करोड़ रुपया, ये 94 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इनमें से ज़्यादातर तुम्हारे मेरे जैसे खुदरा निवेशक हैं, जिनकी संख्या कुल 12 करोड़ निवेशकों में से 11 करोड़ है। टोटल 12 करोड़ निवेशकों में 11 करोड़ निवेशक मिड कैप और स्मॉल कैप में हमारे तुम्हारे जैसे नॉर्मल साधारण परिवारों के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी पूंजी, जो अपनी कमाई से थोड़ा बहुत बचा लेते हैं। इस शेयर बाजार इंसिडेंस के लिए कौन जिम्मेदार है, इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, इस आर्थिक दुर्दशा का कौन जिम्मेदार है? ऐसा नहीं है कि शेयर बाजार में ही सिर्फ गिरावट दर्ज की गई है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था भ्रष्ट से भ्रष्ट होती जा रही है, भ्रष्ट हो चुकी है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 4 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जो इस साल 6.4% रहने का अनुमान लगाया है विशेषज्ञों द्वारा। अब रुपया को देख लीजिए, ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गया है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, अगर आप उस दिन कर उठाकर देख लेंगे तो उस दिन 60 रुपये था प्रति डॉलर की कीमत, जो आज हमारा रुपया गिरकर वर्तमान में 87 रुपया प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। तो इससे क्या पता चलता है, आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं? बताइए, आपको ऐसा लगता है कि
सही चल रहा है सब कुछ, कि कहीं लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे वो बोलते हैं ना CID में, दया कुछ तो गड़बड़ है। ये वो गड़बड़ मैं आपको बताता हूँ, बड़ी खतरनाक गड़बड़ हुई है। इस सब के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वह व्यक्ति मोदी सरकार भारत की जनता को धोखा देने के लिए इकलौते जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उसकी वजह बताता हूँ। निवेशकों के साथ इस धोखाधड़ी के पीछे सबसे बड़ा कारण मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पहली बार नहीं है। मोदी सरकार ने हमेशा अपने खास दोस्तों को लाभ पहुँचाने के लिए इस देश के आम गरीब लोगों को धोखा देते आए हैं। 2014 से अब तक बड़े उद्योगपतियों का, सबको पता है ये बात, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ, 2014 से अब तक जितने भी बड़े उद्योगपति हैं जो मोदी जी जिनको पसंद करते हैं, उनकी गुड लिस्ट में है, उनकी फ्रेंड लिस्ट में है, उनका 16 लाख करोड़ रुपए का जो लोन था बैंकों का, उसे दबाव डलवा के बैंकों से माफ़ करवा दिया। यह पैसा किसका था? पूछना तो बनता है ना। ये आम आदमी का पैसा था। अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं। 2019 में कॉरपोरेट को सबसे बड़ी टैक्स कटौती दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व यानी जो हमारा रेवेन्यू होता है, उस रेवेन्यू में 2 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान दर्ज किया गया। इस बात की मोदी जी को कोई परवाह नहीं। 2 लाख करोड़ रुपए। इसलिए तो कहा कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। सरकार ने आम आदमी पर टैक्स लगाकर इसकी भरपाई करी। जैसे कि पॉपकॉर्न सहित जितने भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं आपके रोज़मर्रा के जीवन में यूजेबल, उन सभी पर GST पर GST थोप डाला। और अब मोदी सरकार के इसी घोर कुप्रबंधन के कारण एक बार पुनः आम आदमी को शेयर बाजार में ये 94 लाख करोड़ रुपए अपने स्वाहा करने पड़ गए। मित्रों, शेयर बाजार गिरा क्यों? इसकी 2 वजह हैं। कोई भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है। जैसे अडानी को कोयला, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, माइनिंग, सीमेंट, मतलब आकाश से लेकर पाताल तक ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा जो अडानी को नहीं सौंपा। दूसरा कारण CBI, ED, जो भी इनकी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट कंट्रोल करने वाले जो इनके एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों का डर दिखाकर कई सफल जो व्यापारी उन्हें उनके व्यापार से बाहर निकालने में और अडानी को ना चाहते हुए भी उनकी कंपनी की चाबी सौंपने के लिए मजबूर किया गया। किनके द्वारा? CBI, ED, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह। उदाहरण मैं देता हूँ। CCI टीम ने ACC जो सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट यानी CCI टीम ने ACC अंबुजा सीमेंट के कार्यालयों पर बड़े पैमाने पर छापे मारे और नतीजा अडानी समूह अब अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण के साथ दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। अब दूसरा उदाहरण देता हूँ
ईडी ने मुंबई एयरपोर्ट पर जीवी के समूह के कार्यालयों पर छापे मारे और जैसे ही छापा मारने के बाद अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग के पास जीवी के एयरपोर्ट डेवलपर्स की लगभग 98% हिस्सेदारी पहुंच जाती है। तीसरा उदाहरण, आयकर अधिकारियों ने नोएडा में द क्विंट के कार्यालय, द क्विंट नोट कर लीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा, द क्विंट के कार्यालय पर छापा मारा और इसका नतीजा अडानी ने क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया में चंद करोड़ रुपए में 49% हिस्सेदारी खरीद डाली। चौथा कारण, नेल्लोर कृष्णापट्टनम जो पोर्ट है उसमें आयकर अधिकारियों से छापेमारी करवाई जाती है और वो अडानी पोर्ट और SEZ ने कृष्णापट्टनम पोर्ट का अधिग्रहण पूरा कर लिया। परिणाम स्वरूप निजी निवेश में तेजी से गिरावट आई इन्हीं हरकतों के कारण। और ये सारी हरकतें ऐसा नहीं है कि एजेंसियां अपनी मर्जी से कर रही थी, ये सारा का सारा काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के इशारों पर किया जा रहा था। और इसी के परिणाम स्वरूप इस देश का, भाई मैं एक व्यापारी हूँ और आप मुझे स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं करने दोगे, मैं टैक्स भर रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी से व्यापार कर रहा हूँ और आप मुझे व्यापार नहीं करने देना चाह रहे और आप चाहते हो कि नहीं, आपका जो व्यापार जो फल फूल रहा है, चल रहा है, इस व्यापार की चाबी आप मेरे मित्र को पकड़ा दो, वो बैठेगा आज से गद्दी में। यही हुआ है, ज़बरदस्ती। प्यार से मान गया तो ठीक, नहीं तो वही CBI ED इनकम टैक्स ऐसे ऊट पटांग के छापे डलवा के डरा धमका के जाने कितने कितने सालों के पुराने जो है रिकॉर्ड्स निकलवा के उनको किसी न किसी कारण छापे मरवाओ और उनको डरा धमका करके उनका बिजनेस अडानी को के कंट्रोल में पहुंचाओ। इसके कारण हमारे देश का जो निजी निवेश है, निजी क्षेत्र का निवेश, वो तेज़ी से सिमटता चला गया और धड़ाम से गिर गया। 2014 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निजी निवेश 21% और 2024 में इसमें 11.2% तक गिर गया, यानी आधा रह गया। 11 दूनी 22, आधे से भी ज़्यादा ही समझ लो आप। तो ये हो गया तीसरा कारण। अब चौथे कारण पे आते हैं, जो FDI है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में तेज़ी से गिरावट आई। भरोसा कहाँ रहा भाई, जब सब पूरे विदेशी कंपनियों को पता है कि मोदी और अडानी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं इस देश में। 2014 में भारत में GDP के प्रतिशत में, यानी 2014 में भारत का जो GDP है उसके प्रतिशत के रूप में FDI 1.7% होता था, यानी टोटल GDP का 1.7% था हमारे देश का FDI, जो 2023 में ये गिर करके 0.8% रह गया। अब इस पर जब आप रिसर्च टीम से पूछा गया कि ये सब कैसे हो गया और इसके पीछे कौन है, तो अब इस पर आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि अक्टूबर और नवंबर 2024 में जो विदेशी निवेशकों ने 25 अरब डॉलर मूल्य का भारतीय शेयर बेच डाला अपना, यानी लोगों ने जब देखा कि ये सब चल रहा है साठगांठ अडानी और मोदी के बीच में, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर थे, जिन लोगों ने निवेश कर रखा था हमारे देश की अलग अलग सेक्टर में, उन लोगों ने 25 अरब डॉलर मूल्य की अपनी जो भारतीय संपत्ति, भारतीय शेयर थे, वो उनको बेच डाला। अब जैसे कोई विदेश में बैठा है, वो उसने ये किया। और अब मूलतः कोई भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता। मेक इन इंडिया की विफलता में भी यही साफ झलकता है।
मेक इन इंडिया को सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 2014 के 2015 से, यानी 2014 से 2015 में बढ़ाकर इसे 2015 से 2016 में 20% करना था। लेकिन हुआ क्या, 2014 में घोषित लक्ष्य को 2025 तक जीडीपी में 25% तक ले जाना और अर्थव्यवस्था में 100 मिलियन अतिरिक्त विनिर्माण नौकरियां पैदा करना, इस योजना का ये लक्ष्य था। और इस योजना का एक भी लक्ष्य आज तक हासिल नहीं हुआ। 2024 में जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा घटकर, जो विनिर्माण होता है वो उसका हिस्सा घटकर 13% रह गया मात्र। लक्ष्य था 25% और उल्टा जो था उससे भी 13% नीचे आ गया। दूसरा पॉइंट, नौकरियां ना होने और वेतन स्थिर रहने से अर्थव्यवस्था में मांग का संकट पैदा हो रहा है, डिमांड। भारत में रोजगार का बहुत बड़ा संकट है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, लेकिन ये रोजगार हैं कहाँ, इस पर कोई चर्चा नहीं। जुमला साबित हुए, पूरी तरह से सन्नाटा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है इनका, उसके द्वारा हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया और उस सर्वेक्षण से पता चला है कि जो वेतनभोगी भारतीय श्रमिकों के वास्तविक वेतन हैं उनमें पिछले 6 वर्षों में कमी आई है। ये मुद्रास्फीति समायोजित आंकड़े हैं। ये मजदूरी स्थिर बनी हुई है, लेकिन मुद्रास्फीति विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि आ चुकी है और यह सालाना 8% से भी अधिक हो गई है। चाहे आप सब्जी खरीदने जाओ तो 2014 में 100 रुपये में जो थैला भर सब्जी आती थी, आज वो 500 रुपये से भी ज़्यादा लगते हैं उसमें। गेहूं का रेट आपको पता ही है, मुझे खूब याद है 2014 में मैं गेहूं की 10 किलो की बोरी जो है 160 रुपये, 140 रुपये, 160 रुपये में लेता था। आज वही आटे की 10 किलो की बोरी जो है मेरे घर आती है 430 रुपये में और 460 रुपये में। आप समझ सकते हैं। तो ये तो आंकड़े बहुत कम बता रहा हूँ मैं, 8%। सब्जियों और अनाज और बाकी जो खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो चीनी हो, तेल हो, इनकी कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। वेंचर कैपिटल फर्म ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के उपभोक्ता वर्ग में लगभग 14 करोड़ लोग शामिल हैं, लेकिन लगभग 100 करोड़ यानी जो उपभोक्ता रह गए हैं वो मात्र 14% हैं। 14 करोड़ हैं। टोटल 150 करोड़ में जो उपभोक्ता वर्ग है, जो डेली नीड्स, ज़रूरत के सामान के से अलावा भी कुछ खरीदारी करने की क्षमता रखता है, वो मात्र 14% है। और बाकी 100 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनकी इतनी आय ही नहीं है कि वे आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ भी एक्स्ट्रा सोच सकें। और वो आवश्यक खर्च में मेडिकल नहीं आता, दवा दारू, शादी विवाह सोच ही नहीं सकता, क्योंकि आय का कोई स्रोत ही नहीं बचा है, सारे स्रोत खत्म। इसलिए भारत में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो चुपचाप अपने पद से रिजाइन दे दें, क्योंकि उनके बस का नहीं है। हम जानते हैं उनकी स्थिति। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने यूं ही नहीं कहा था चौथी पास राजा, तो चौथी पास राजा से देश नहीं चलेगा। गाल बजाना अलग बात है, देश चलाना अलग बात है, खास करके आर्थिक नीतियों के मामले में। इसलिए
आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, कमेंट करिए और अपने यार दोस्तों के बीच शेयर करिए, क्योंकि ये जागरूकता फैलाने वाला वीडियो है। और इस पर इतना कहूँगा कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँ। जय हिंद, जय भारत।